तो देखो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना। क्वेश्चन सबको याद है, क्या क्वेश्चन था कि आपको पहचाना था कि कौन कौन से कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकते हैं, है ना। कंडीशन याद होगी सबको, क्या है ना, कौन से कंपाउंड कर सकते हैं जिनके पास अल्फा एच होते हैं। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन, और बाकी सब आप लोग देखते आइए। चलो कुछ क्वेश्चन और बताओ मुझे, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था अपना, 20 तक हो गया था शायद, 21 से स्टार्ट करता है। तो बोलो, आपके पास है, बताओ बताओ, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? यस सर। कर हाँ सकते हैं ना। सर। हाँ, इनॉल फॉर्म ही तो है इसका, कीटो नहीं बना सकते क्या? कीटो बना, जरूरी थोड़ी ना हर बार आपको कीटो ही मिलेगा, है कि नहीं। इनॉल मिला है तो इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर दो, है कि नहीं। समझ में आ गई बात, है ना। इनॉल है तो कीटो का कीटो से इनॉल, तो टॉटोमर तो है ही है, कोई सी फॉर्म मिले आपको। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन बताओ। अब आपको बताना है, बताओ इसमें टॉटोमेरिज्म है क्या? यस सर। यस सर। है ना। अच्छा, ये बताओ कि इसका जो इनॉल बनाओगे वो कहाँ से बनाओगे, मतलब कौन से ब्रिज एच वाले, जो ऑसिलेट ब्रिज करेंगे। वाले से नहीं बनेंगे। हाँ, ब्रिज से नहीं बनाओगे, है ना। ये वाली जो एच है वहां से क्या होगा इसमें, ऑसिलेशन होगा, है ना। यहाँ से आप इनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हो, ब्रिज हेड से नहीं बना सकते, क्योंकि आपको ब्रेड शुरू पता है, ब्रिज हेड से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वहां पे मल्टीपल बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, आपको sp2 हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा, है कि नहीं, और वो तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इसलिए इन दो एच से क्या हो पाएगा, केवल इसमें टॉटोमेरिज्म हो पाएगा। अच्छा, इसके अलावा इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसको काम करते हैं, इधर ऐसे लगाते हैं। अब बताओ, बोलो, ये नो कंपाउंड सर। टॉटोमेरिज्म शो कर पाएगा क्या? नो नहीं कर सर। पाएगा ना। हाँ, इसके बाद एच तो है, पर क्योंकि यहाँ पे इनोल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, अगर आप इसका इनोल बनाना चाहो तो इनोल केवल कहाँ से बन सकता है, केवल एक ही एच है, वो भी ब्रिज हेड पर है, तो ये वाला इनोल पॉसिबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल तो बनेगा ही नहीं, ना के बराबर, है कि नहीं, तो फिर नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा चलो, और क्वेश्चन बताओ। हाँ, बताओ, बोलो, कंपाउंड टोटल शो कर सकता है क्या? बताओ। कर सकता है यस ना, सर। इस हाइड्रोजन की वजह से कर सकता है, क्योंकि इस हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, नाइट्रोजन में नेगेटिव आएगा, वो रेजोनेंस करके ऑक्सीजन तक जा सकता है ना। तो इसका आप लोग टॉटोमर फॉर्म कर सकते हो, है क्या नहीं, देखो ये रहा, ठीक है ना, टॉटोमर फॉर्म कर सकते हो, देखो बन गया। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ऐसे करता, बताओ इसका टॉटोमर बना सकते हो क्या? यस सर। यस सर। है ना, बना सकते हैं ना, किस एच की वजह से, ये वाला जो एच है इसकी वजह से टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है कि नहीं। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो ये तो टॉटोमराइज यहाँ पे इन, और ये वाला तो अमाइड इमिनॉल टॉटोमेरिक सिस्टम है ना, कीटो इनॉल नहीं है, अमाइड ही तो था ये, CONH वाला ग्रुप अमाइड है तो इमिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं, टॉटोमर तो है ही है, बन सकता है टॉटोमेरिज्म। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी क्वेश्चन में। लिख लिया सबने, आगे चले, चलो इसको रिमूव करते हैं ना। अच्छा, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लो आपके पास H की जगह पर D दे दिया जाए, है ना, तो बताओ
इसमें टॉटोमेजम होगा क्या? यस सर। है ना? देखो टॉटोमेजम होगा, पर बहुत टेंडेंसी बहुत कम होती है, मतलब एच के कंपैरिजन में डी जो रिमूव होता है, डी का जो टॉटोमेजम होता है वो बहुत कम होता है कि नहीं? क्यों कम होता है इसका रीजन आप लोग जानते हो, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी से। बताओ, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होती है? कार्बन ड्यूटेरियम। है ना, कार्बन ड्यूटेरियम की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सीडी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इसका ऑसिलेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है क्या नहीं? कम ब्रेक होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका क्या हो जाएगा? इनोल कंटेंट घट जाएगा बहुत ज्यादा, है कि नहीं? तो इसलिए बहुत कम होता है, ठीक है, कंपेरिजन, है ना? होता तो है पर बहुत कम होता है, ठीक है? तो ये सब आपके क्वेश्चन है इस टाइप से, है ना? और बहुत सारे कितना भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, देखो स्ट्रक्चर में तो कोई लिमिट है नहीं, है ना? कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, यही सब आपको देख के करना है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आता है, अल्फा ड्यूटेरेशन का, है ना? अल्फा ड्यूटेरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, एक्चुअली रिएक्शन पोर्शन से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक है ना? रिएक्शन पोर्शन में आता है ये वाला टॉपिक, तो क्योंकि आप लोग यहीं पे टॉटोमेजम पढ़ रहे हो तो यहीं पे देखो क्वेश्चन कर देते हैं हम लोग, ठीक है? अल्फा ड्यूटेरेशन से क्या मतलब है? देखो आपके पास कोई भी कीटो फॉर्म है, जैसे आप, मैंने सबसे सिंपल कीटो फॉर्म बनाई, ये वाला, है ना? इसके पास अल्फा एच है, टॉटोमेजम शो कर सकता है ना? इसका इनोल भी बना सकते हो आप लोग। अच्छा, अल्फा ड्यूटेरेशन क्या मतलब? एक काम करते हैं, अब इस कार्बोनिल कंपाउंड को ना हम लोग OH की जगह पे D माइनस के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, मतलब D2O के सॉल्यूशन में डाल देते हैं, वहां पे H नहीं है ना? बेस भी आपने बेसिक मीडियम है, जैसे OH माइनस लेते थे NaOH, H की जगह पे बस D है मीडियम में, बस ये है ना? तो लॉन्ग टाइम के लिए आपने क्या किया, इसको इस D2O के सॉल्यूशन में डाल दिया, बेसिक मीडियम में, ठीक है? तो क्या करेगा? टॉटोमराइज करेगा, है ना? और ये आपने लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, ठीक है? लॉन्ग टाइम भी छोड़ दो इसमें सॉल्यूशन में, तो होगा क्या? देखो कुछ टाइम के बाद जब आप देखोगे तो इसके जितने भी ये H हैं वो आपको देखेंगे कि ये D से रिप्लेस हो चुके हैं, है ना? मतलब कैसे? जैसे यहाँ पे जहाँ पे H थे ना, वो D से रिप्लेस हो जाएंगे बस, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, ये सब सेम है, बस ये वाले जो H थे, अल्फा वाले H, वो D से रिप्लेस हो जाएंगे सबके सब, ठीक है? इसी को बोलते हैं अल्फा ड्यूटरेशन। अल्फा कार्बन पे जितने भी H थे वो क्या हो गए? D से रिप्लेस हो गए, तो अल्फा ड्यूटरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कोई बता सकता है कैसे हुआ होगा ये? बोलो, बताओ। इससे आपको एक और चीज पता लगेगी ऑटोमेजम के बारे में। देखो मैकेनिज्म देखते हैं, बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म याद है, लास्ट क्लास में पढ़ा था सब लोगों ने। तो क्या होता था, जो भी आपके पास OH माइनस या OD माइनस, यहाँ पे OD माइनस आपको दे रखा है, तो क्या करेगा? सबसे पहले एसिडिक H रिमूव करेगा, ये रहा एसिडिक H, है ना? तो यहाँ से H रिमूव, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, ऐसा कर सकते हो ना? इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहाँ चला जाता है? ये चला जाएगा आपके पास ऑक्सीजन पे, बोलो, है ना? और जैसे ऑक्सीजन पे जाएगा फिर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये बेसिक है तो मीडियम से क्या ले लेगा? H ले लेगा। अब H तो है नहीं मीडियम के पास, मीडियम पे क्या है? D है, तो यहाँ से क्या करेगा अभी? अब ये यहाँ से D एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मीडियम से, तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा OD। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। हो गया। उसके बाद फिर वापस से क्या होगा? इसी सीरीज में OD माइनस D को रिमूव करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, फिर वो रेजोनेंस करके कार्बन तक जाएगा। अब जैसे ही वो कार्बन तक जाएगा तो अब ध्यान से देखना, अब ये कार्बन वापस से H लेने की कोशिश करेगा। अब H लेगा कहां से? मीडियम से। अब मीडियम के पास H तो है ही नहीं, तो क्या करेगा ये? मीडियम से क्या मिलेगा इसको? केवल D मिलेगा। तो इस CH2 से क्या अटैच हो जाएगा? D अटैच हो गया। तो देखो इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ? एक H रिमूव हुआ कार्बन से, है ना? वो इनोल बना, वापस से रिवर्स आया, पर जब रिवर्स आया तो वापस से जब H अटैच होना था तो वहां पे क्या अटैच होगा? D अटैच होगा, है कि नहीं? और ऐसी अगर आप इसको लॉन्ग टाइम में रन करोगे तो जितने भी H हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे, D से के नहीं होंगे। बताओ, बारी बारी से एक एक करके, है ना? एक H होगा, फिर थोड़े टाइम में तो दूसरा भी हो सकता है, फिर तीसरा भी हो सकता है, तो लॉन्ग टाइम में तीनों की तीनों H के रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? बताओ, इस तरह से रिप्लेस होने की D से।
बोलो, अरे बताओ, समझ में नहीं आया, बोलो। हाँ सर। है ना? तो अल्फा ड्यूटेशन समझ में आ गया किस तरह से होता है? तो इस तरह से क्या होता है, इधर आपका जो भी आपका एच है, जो भी आपके टोटोमेजम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब डी से रिप्लेस हो जाते हैं, है ना? इसी को बोल लिख लिया सबने? ठीक है, देखो अब ध्यान से देखते जाओ। कीटो फॉर्म था, कीटो फॉर्म से मैकेनिज्म देखो आपको पता होना चाहिए, है ना? बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म कम से कम एक तो याद ही रखना अच्छे से। तो जैसे ही मीडियम में आपने इसको डाला तो ये कॉन्जुगेट बना, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे गया, है ना? वहां से मीडियम से इनोल बन गया, ठीक है कि नहीं? तो इस मैकेनिज्म में मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देखिए कि ये जो एच रिमूव हुआ है, वहां से तो एच रिमूव हुआ था, ये वाला एच रिमूव हुआ था यहाँ से, तो है ना? और जब वापस ऑक्सीजन पे अटैच जो हुआ है, वो क्या अटैच हुआ है? डी अटैच हुआ है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो भी कार्बन से एच रिमूव होता है वही जाके ऑक्सीजन पर अटैच होता है ना? वो मीडियम के थ्रू चलता है पूरा प्रोसेस। मीडियम एच ले लेता है और मीडियम ही फिर एच दे देता है ना? ऐसा नहीं होता कि वही वाला चला जाता है, ऐसा नहीं होता कभी, है ना? मीडियम के थ्रू होता है एक्सचेंज होता है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप क्या करोगे, जब कीटो से इनोल बन जाएगा, तो जब कॉन्जुगेट बनता है तो देखो इस कॉन्जुगेट में जब ये वापस से एच लेगा, है ना? तो मीडियम के पास एच नहीं है, बस ये मतलब है यहाँ पे। मीडियम में आपने क्या दे रखे हैं? केवल डी दे रखे हैं, है ना? तो जब ये वापस से एच लेगा तो एच नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? हमेशा डी मिलेगा। तो क्या करता जाएगा? एच तो रिमूव होते जाएंगे, जैसे इनोल बनेगा वैसे ही, है ना? पर जब अटैच होंगे तो क्या अटैच होगा? डी ही अटैच होगा ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? अल्फा ड्यूट्रेशन हो गया है ना? एच किससे रिप्लेस हो गए? डी से रिप्लेस हो गए, है ना? तो ऐसे एच जो भी टोटोमेजम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब डी से रिप्लेस हो जाते हैं। बताओ, बात समझ में आया नहीं आप लोग? आगे चला, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, है ना? लिख लिया ना इतना? चलो तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि ये वाला कंपाउंड है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना? इसको आपने क्या किया? वही OD- और D2O के सॉल्यूशन में आपने इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया, ठीक है? चलो बताओ, बताओ क्या बनेगा? एच की जगह डी। है ना? अच्छा, कितने एच डी से रिप्लेस हो सकते हैं, बोलो? 6। है ना? कौन कौन से एच डी से रिप्लेस होंगे? ये जो कार्बन से जो भी अल्फा वाले एच हैं, जो भी टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं, टोटोमेरिज्म पार्टिसिपेट कौन से करेंगे? ये वाले जो 6H हैं, जो टोटोमेरिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 6 के 6H क्या हो जाएंगे? डी से रिप्लेस हो जाएंगे, ये मतलब है ना? एच हटता जाएगा कार्बन से, और जब वापस से इनॉल से कीटो बनेगा तो वापस से डी अटैच होता जाएगा, है ना? ये मतलब, बताओ बात समझ में नहीं आई? बोलो, समझ में आ गया अल्फा ड्यूटेशन का मतलब, है ना? अच्छा चलो एक और अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन बताओ, है ना? ध्यान से बताना इस बार। ये वाला कंपाउंड है, पहले तो ये बताओ टोटोमेरिज्म शो कर सकता है नहीं कर सकता है? यस सर। कर यस सकता सर। है है ना? अल्फा कार्बन आपको पता है कौन सा है? ये CH3 वाला, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने? वही सेम काम किया, वही OD- D2 के सॉल्यूशन में लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया, ठीक है? बताओ कितने HD से रिप्लेस होंगे, बोलो 3। कितने होंगे?
ध्यान से बताओ कितने डी से रिप्लेस होंगे। तो इसमें एक्चुअली ये 4 हैं जो डी से रिप्लेस होंगे। अब कोई ऐसे बता सकता है मुझे क्यों हुआ ऐसा? बोलो। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन। हाँ, अल्फा कार्बन तो है, वो तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, ये वाले 3 H तो समझ में आ रहे हैं सबको, है ना, कि क्यों हुए। ये एक जो H है, ये वाला डबल बॉन्डेड वाला, ये क्यों रिप्लेस हुआ है डी से, और दूसरा वाला जो H है वो क्यों नहीं रिप्लेस हुआ है, बताओ। तो देखो, इसके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन करना तो तरीका तो देख लेंगे हम लोग, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म के थ्रू वापस बताता हूँ, वही बेसिक मीडियम का मैकेनिज्म। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, एक एक स्टेप देखते आना ना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। अच्छा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी तो बनेगा ना, डबल बॉन्ड CH और CH, इस वाले कार्बन पे भी तो माइनस आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बताओ, है कि नहीं, तो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसका फिर क्या होगा, फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस करके कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, है ना। तो वो आप बना सकते हो अपने आप से, बोलो, मतलब ऐसे बन जाए, क्या बन जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH डबल बॉन्ड कार्बन, और O पे आ गया माइनस H, और ये जो माइनस आएगा वो क्या करेगा, आपके पास सॉल्यूशन किसका है, D2O का सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से DF टेक कर लेगा और इनोल बन जाएगा। बताओ, ये मैकेनिज्म होता था नहीं होता था, बोलो बताओ, इसमें कहीं कोई डाउट है, इस वाली मैकेनिज्म में कहीं कोई डाउट है तो बोलो। जैसे नॉर्मल अभी तक हम लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा, वही सेम मैकेनिज्म है। बताओ, यहां तक कहीं कोई कंफ्यूजन है, हो गया इनोल, ठीक है। अब इनोल क्या होगा, वापस से फिर से कीटो में कन्वर्ट होगा, तो वही सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा लास्ट तक, ठीक है। अच्छा, अब जब रिपीट होगा तो देखो, ये अपना लास्ट का काम का नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ ना। देखो, इस वाले प्रोसेस को हटाओ, ये इनोल बनाने वाला, हमें इनोल से मतलब नहीं है। इससे जस्ट पहला वाला स्टेप देखो, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है। एक बात बताओ, जब ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं, तो ये वाला जो कार्बन है वो भी तो आपका क्या है, बेसिक है कि नहीं है। और ये जो कार्बन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, बेसिक कार्बन है, तो ये भी तो मीडियम से डी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बताओ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, इस CH से अटैच हो जाएगा D और COH। बताओ, ये वाला स्टेप हो सकता है नहीं हो सकता, ये भी तो बेसिक वाला कार्बन है, ये भी तो डी एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तो देखो, इसने क्या किया, डी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्या होगा, हो गया खत्म, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, कीटो की कीटो फॉर्म में। अब जब वापस से, जब OD माइनस वापस से जब टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करेगा, अब ये बताओ कि OD माइनस के लिए अल्फा H कौन सा है, अब बताओ, अल्फा कार्बन कौन सा हो गया अभी, अब ये तो होगा कीटो के बगल वाला कार्बन, तो यहीं से क्या करेगा, ये H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना। जहां से H एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बचेगा, CH, और इस कार्बन पे D तो ऑलरेडी था, नेगेटिव आया, और COH, देखो वापस से टॉटोमेरिज्म स्टार्ट हो गया, है ना। फिर से वो ऑक्सीजन पे जाएगा, फिर वापस रिपीट होगा, तो इसी तरह चलता जाएगा। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, देखो, जो H था ये वाला, वो किससे रिप्लेस हो गया, वो D से रिप्लेस हो गया, देखो, बताओ, बात समझ में नहीं है, है ना। तो इसके बाद तो देखो पूरा वापस से रिपीट होता रहेगा, उसमें कुछ नहीं लिखना। तो ये वाला H D से रिप्लेस हुआ, वो समझ में आ गया। और बाकी के पहले वाले जो 3 H थे, वो D से कैसे रिप्लेस होते हैं वो तो आप पहले से ही पता है ना। वो क्या बन जाएगा, वो आपके पास H की जगह पे D आ गया, और चलता रहेगा वो वाला प्रोसेस। तो इस तरह से इसमें 4 जो H है वो D से रिप्लेस हो जाएंगे। एक तो अल्फा वाला CH3 वाला वो रिप्लेस हो जाएगा,
और एक वो कार्बन जो इसमें जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उससे जितने भी एच हैं वो सब डी से रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो इसका एक शॉर्टकट लिख लेते हैं हम सीधा क्वेश्चन करने के लिए। ये तो आपने समझ लिया कैसे होगा, है ना। अब बार बार थोड़ी ना इतना पूरा मैकेनिज्म बना के देखोगे क्वेश्चन के लिए कि नहीं पूरा एक एक स्टेप बनाओगे कि कहाँ कहाँ एच जा रहा है ना, क्या क्या बन रहा है, तो वो सब तो नहीं बनाना हमें। तो क्या करेंगे, तो देखो पूरा प्रोसेस में क्या हुआ कि ऐसे कार्बन एटम जिनके पास एच तो है ना, और जिसमें नेगेटिव चार्ज आने के बाद डी प्रोटोनेशन में नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो जिस कार्बन एटम पे जा रहा है उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो सब डी से रिप्लेस हो जाते हैं। सिंपल से याद रखना है। मतलब क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विद दोज कार्बन रिप्लेस्ड बाय डी where negative charge appears by deprotonation or due to resonance। बात समझ में आई? ठीक है, तो बस ये देखो कि किस किस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जिस जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच है उसको आपको क्या कर देना है, डी से रिप्लेस कर देना है। बस ये शॉर्ट ट्रिक इसको क्वेश्चन करने की। बताओ, इसको लिख लो जल्दी से, कहीं कोई डाउट है तो बताओ फिर। लिख लिया सबने? बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। समझ में आ गया क्या करना है ना, मैकेनिज्म से समझ लिया और डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका भी देख लिया आप लोगों ने, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं, है ना, फिर देखते हैं कर पाते नहीं कर पाते। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। अब देखो बताते आओ जल्दी जल्दी, है ना, कि कितने एच डी से रिप्लेस होंगे। वही सेम क्वेश्चन है, ओ डी माइनस डी टू अगर सोल्यूशन में सबको है ना लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो। बताओ कितने एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे, बोलो। 5। है ना, तो क्या बनेगा, ये तो CO ग्रुप, और कौन कौन से एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे, ये तीनों एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे जो दो एच है वो डी से रिप्लेस हो जाएंगे। यहीं से टॉटोमैच कर सकता है बेसिकली, ये मतलब है ना। तो जहां से टॉटोमैच कर सकता है वहीं से डी से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें बताओ, बोलो सेम ही है, बताओ कितने एच डी से रिप्लेस हो जाएंगे, बोलो। 4। हाँ, कौन कौन से, जो भी अल्फा पोजीशन पे जो अटैच है ना वो सब क्या हो जाएंगे, आपके डी से रिप्लेस कर जाएंगे। सिंपल सी बात है ना। ये इधर दोनों डी से रिप्लेस और यहाँ पे दोनों डी से रिप्लेस। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो ये बताओ फिर, बताओ इसमें कितने एच डी से रिप्लेस होंगे, बोलो। 6। ध्यान से देखो। 7। 7। हाँ, तो क्या बताया था अभी मैंने, हाँ हाँ हाँ, कि जिस कार्बन पे
आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, वहां पे जितने भी कार्बन एटम अटैच है वो सब डी से रिप्लेस होंगे, है ना। तो रेजोनेंस तो आपको पता ही है, तो यही पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा मैकेनिज्म के थ्रू, है क्या नहीं? बोलो। और आपका ये फाइनल बन जाए, तो इस तरह से आपके, है ना, 7H है जो आपके डी से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, है ना। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव आया तो रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे जाएगा, है ना, या इधर नेगेटिव आया तो इनसे जितने भी H हैं वो सब आपके डी से रिप्लेस हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? कर सकते क्वेश्चन। अच्छा चलो तो फिर और बताओ, इसमें बोलो, बताओ कितने H डी से रिप्लेस हो जाएंगे, बताओ। बताओ। 5 5 5 कौन कौन से हैं 5? देखो कहाँ कहाँ से टॉटोमराइज कर सकता है, तो देखो 2H यहाँ से, है ना, 2H इस साइड से, और एक नेगेटिव इस कार्बन पे भी आएगा, तो यहाँ भी जो H है वो डी से रिप्लेस हो जाएगा। बताओ, ठीक है ना। अच्छा और क्वेश्चन बताओ फिर। बोलो कितने H डी से रिप्लेस हो जाएंगे, बताओ। 5 सर 5। कौन से? देखो ये 5 तीन सर। H डी से रिप्लेस हो जाएंगे, है ना, ये तो है, यहीं से तो स्टार्ट होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव रेजोनेंस करके जाएगा इस कार्बन पे, तो इससे जो H है वो डी से रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद इस वाले कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, तो इससे जो H है वो डी से रिप्लेस हो जाएगा। तो बस ये जो आपके पास 5H हैं वो केवल डी से रिप्लेस होंगे, बाकी कोई H डी से रिप्लेस नहीं होगा। बोलो बना सकते हो नहीं बना सकते, बताओ, है ना। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं, है ना, बाकी तो फिर कितने भी स्ट्रक्चर बना सकते हो आप लोग, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसको ध्यान से करना। चलो बताओ, बोलो कितने H डी से रिप्लेस कर सकते हो। 5 ध्यान से बताओ देख के। 6 6 हो गए, बना दे तो सबको। 6 है सर। पक्का? चलो देखते हैं ना। तो देखो कहाँ कहाँ से टोटलाइज कर सकता है, तो देखो इस साइड से दोनों H डी से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ये वाले H भी आपके पास डी से रिप्लेस हो जाएंगे, एक इधर भी H है जो डी से रिप्लेस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आएगा तो यहाँ भी डी रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सब आपके पास H हैं जो डी से रिप्लेस हो जाएंगे। बताओ, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो जल्दी से। हो गया कंप्लीट? चलो इसको रिमूव करते हैं। अच्छा देखो
कुछ छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ पहले ना, फिर मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे। जैसे नेक्स्ट है आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन, अगर होगा कार्बनिक कंपाउंड्स तो हैं, पर कैसे कार्बनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है ना। तो एक स्टैंडर्ड सा एग्जांपल ले लेते हैं, PH C डबल बॉन्ड O CH, जो दोनों PH ही लगा देते हैं, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटो ग्रुप है, इसके अल्फा कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। OH ग्रुप क्या होता है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे इस टाइप के कंपाउंड्स को, जनरली क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनमें आप प्रोटोमेरिज्म देख सकते हो कि आपने बेसिक मीडियम इनको डाला, प्रोटोमराइज करेगा। अब जब प्रोटोमराइज करता है तो क्या करते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जो कीटो वाला कार्बन है वो तो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हाइड्रोक्सी वाला है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से प्रोटोमराइज करते रहते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप कीटो में, कीटो ग्रुप हाइड्रोक्सी में। अब देखने में तो दोनों एक जैसी कंपाउंड लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस कार्बन को कार्बन 14 में लिख देते हैं, है ना, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, तो जो C14 वाला कार्बन था जो कीटो था पहले में, वो क्या हो गया, हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो गया, और जो हाइड्रोक्सी वाला था वो कीटो में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से टॉटोमराइज करते रहते हैं ऐसे, है ना, जैसे आपने बेसिक मीडियम डाला। अच्छा, होता कैसे है, तो देखो फिर वापस से मैकेनिज्म समझ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो देखो मैकेनिज्म से क्या होगा, जैसे बेसिक मीडियम है OH माइनस का सोल्यूशन, तो क्या करेगा OH माइनस, एसिडिक H को रिमूव करेगा, अल्फा H को रिमूव करेगा, अल्फा कार्बन कहां पर है, ये रहा देखो, इससे ये वाला H अटैच है, तो इसको रिमूव करेगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा, है ना, ये 14 कार्बन है, इस वाले कार्बन पे, एडजेसेंट वाले कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा ऑक्सीजन पे, है ना, तभी तो टॉटोमेरिज्म होगा। तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड C O पे आ गया माइनस। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो, यहाँ तो बताओ कहीं कोई डाउट है तो, है ना। वही कि जैसे अपन बनाते थे अभी तक, अल्फा कार्बन पे नेगेटिव आएगा, कॉन्जुगेट बनेगा, और रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये मीडियम से, है ना, मीडियम में H2O मीडियम है ये, तो मीडियम से क्या करेगा, HF स्टैक कर लेगा, और क्या बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा OH। तो अब अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, इनोल फॉर्म बना है एक्चुअली में ये, है ना, और इस इनोल फॉर्म में कौन सा फॉर्म है, देखो इन डायोल फॉर्म है, दो OH है, एक डबल बॉन्ड है और दोनों से OH ग्रुप अटैच है ना, इन डायोल। अच्छा, इन डायोल अब बनेगा तो अब क्या होगा, चलो इनोल फॉर्म तो बन गया यहाँ पे, अब वापस से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा ये। अब जब कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो देखो, एल्कीन और ऑल इनॉल फॉर्म है, तो कोई भी इनॉल फॉर्म, पहला वाला OH दूसरा वाला OH, इनमें से कोई भी टॉटोमराइज कर सकता है क्या नहीं। मतलब अगर वापस अगर आपको क्या करो, इस वाले OH से अगर आप टॉटोमराइजम स्टार्ट कराओ कि ये वाला इनॉल टॉटोमराइज होकर कीटो बनेगा, तो वापस से रिएक्शन रिवर्स कर जाएगा इसी डायरेक्शन में। या फिर आप चाहते हो कि नहीं, इस वाले OH से नहीं, इस वाले OH से टॉटोमराइज करे, तो इस वाले OH से टॉटोमराइज जब करेगा तो क्या होगा, इधर देख लो, फिर वापस से इसको रिएक्शन को थोड़ा सा प्रोसीड कर देते हैं। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस अब इस वाले एसिडिक H को रिमूव करेगा यहाँ से, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PH, है ना, बाकी सबको लिखते जाओ एज इट इज, जो जो लिखा हुआ है ना, O पे आ गया माइनस, ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है वो टॉटोमराइज, मतलब सॉरी, रेजोनेंस करके कहाँ चला जाएगा, कार्बन 14 पे चला जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, जो C14 है उस पे आ गया माइनस चार्ज, है कि नहीं, और यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड O, और अब ये क्या करेगा, ये अब मीडियम से H ले लेगा, और आपका H आ जाएगा, देख इस तरह से। तो ये जो इन डायोल फॉर्म जो बना है आपके पास, ये वाला जो इन डायोल फॉर्म है, तो किसी भी साइड से टॉटोमराइज कर सकता है ना, तो बैकवर्ड भी जा सकता है, आगे फॉरवर्ड भी जा सकता है। तो इस तरह से जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो टॉटोमराइज होकर वापस से अल्फा हाइड्रोक्सी में ही कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, इसी तरह से कन्वर्जन चलता रहता है। तो जो कीटो ग्रुप है वो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट होता रहता है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट होता रहता है। बताओ, इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो जल्दी से।
क्या डाउट है समर्थ का? 2 टाइम्स OH ऐड करना पड़ेगा मतलब एक OH तो ऑलरेडी था, कीटो वाला फॉर्म ही तो इनॉल बना है, एक OH तो ऑलरेडी था ही उसमें, तो इन डायल बन गया वो, है कि नहीं? और किसी साइड से भी टॉटोमराइज कर सकता है वो, है ना, क्या पता किसी साइड से भी करेगा। तो 2 डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या बन जाएंगे, ऐसे कीटो फॉर्म बन जाएंगी। तो जो हाइड्रोक्सी वाला था वो कीटो में कन्वर्ट हो सकता है, कीटो वाला था हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह से चलता रहता है टॉटोमेज, है ना। या इसको एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी के जैसा, अल्फा हाइड्रोक्सी का ही, है ना। जैसे साइक्लिक में बना देता हूँ इसको, जैसे मान लो ये है, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH है ना। बेसिक मीडियम में आपने इसको डाल दिया, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो होगा क्या कि जो टॉटोमराइज में क्या होगा, इनोल फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। वापस से कीटो में क्या बन जाएगा कि जो कीटो वाला पोर्शन है वो तो हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हाइड्रोक्सी वाला है वो कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से टॉटोमराइज्म चलता रहेगा, है ना। इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए इस कार्बन पे स्टार मार्क कर देते हैं, या फिर कार्बन 14 लिख देता हूँ चलो मैं, है ना। ये वाला कार्बन 14 है, वो आइडेंटिफाई हो जाए बस इसलिए, बाकी और कोई यूज नहीं है ना। अच्छा, इनोल कैसे बना होगा इनका, तो इनोल कैसे बना होगा कि एल्कीन और दोनों तरफ OH, तो देखो इन डायोल बन गया है, तो इन डायोल से किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना, इस तरह से चेंज होता रहता है। हो गया कंप्लीट, आगे चलें, समझ में आ गया अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन का फॉर्म, ये आपको आगे काम आएगा जब रिएक्शन वगैरह पढ़ोगे आप लोग, तो काफी जगह काम आता है सब टॉपिक, है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, याद रखना इसको, अब बी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, है ना। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा ज्यादा आपको, पर आगे जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जाओगे तो वहां काफी जगह मिलेगा आपको। चलो नेक्स्ट आते हैं, इसी तरह एक छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, वो है आपका रिंग चेन टॉटोमेरिज्म। ठीक है, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म क्या होता है, नाम से पता लग रहा होगा, जैसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है ना, जिसमें एक आइसोमर साइक्लिक फॉर्म में रहता है, एक ओपन चेन के फॉर्म में रहता है, याद है सबको रिंग चेन आइसोमेरिज्म। उसी तरह से ये रिंग चेन टॉटोमेरिज्म है, मतलब एक टॉटोमर कैसा होगा, रिंग फॉर्म में होगा, एक टॉटोमर कैसा होगा, वो चेन फॉर्म वाला होगा, ओपन चेन जैसा होगा, तो बस उन्हीं को क्या बोल देते हैं, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल है ना, या कार्बन का कुछ भी अटैच कर दो, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें होता क्या है, थोड़ा सा रिएक्शन वाला पोर्शन है इसमें, तो इसमें क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है वो किसकी जगह काम करेगा, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल, अपना आपको न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है, चलो ठीक है, ये आपको पता चाहिए, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कार्बन पे आके अटैक करेगा, है ना।
क्योंकि डेफिशिएंट है कार्बन, इसलिए बेसिकली, और कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो ऐसा होता है, कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, और इधर बन गया है ऑक्सीजन से बॉन्ड, ऐसे बना लिया इसने, है ना। इसके बाद क्या होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन से H रिमूव हो गया, और जहाँ पे O माइनस था वहां पे आके H अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन से H अटैच है, OH वाला जो H है, ये वाला H है ना, तो क्या हुआ, ये वाला H कहाँ ट्रांसफर हो गया, इस वाले ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया। तो देखो ऑसिलेशन ही तो है एक तरह से, और क्या है, एक H यहाँ पे था, वो वहां पे अटैच हो गया। तो देखो है तो ये आइसोमर्स ही, इसमें एक ओपन चेन है, एक कैसा है, साइक्लिक है। किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन के ऑसिलेशन की वजह से हो रहा है। तो क्या बोल सकते हो, टॉटोमेरिज्म नहीं बोल सकते हो क्या इसको। तो कौन से टॉटोमर्स हैं, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बोलते हैं इसको। इसमें एक तो ओपन चेन है, पहला वाला देखो ओपन चेन दिख रहा है आपको, सेकंड वाले में देखो एक साइकिल बन गया है ना, साइक्लिक टाइप का है। तो बस इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, रिंग चेन टॉटोमेरिज्म बोल देते हैं। बताओ, डेफिनेशन है सिंपल सा, अभी इतना ज्यादा यूज का नहीं है ना। इसका यूज आपका आएगा जब आप लोग सबसे लास्ट में बायोमोलिक्यूल वगैरह पढ़ोगे, तब वहां पे जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं उनका आप क्या बनाओगे, ऐसा रिंग चेन टॉटोमर बनाओगे, है ना, तब जाके काम आएगा ये। अभी के लिए तो केवल डेफिनेशन है। रिंग चेन टॉटोमेरिज्म किसको बोलते हैं, तो लिख लो, ड्यूरिंग टॉटोमेरिज्म क्या होना चाहिए, if one tautomer is open chain while another is cyclic, या फिर क्लोज चेन जिसको बोलते हैं, है ना, तब then the tautomerism is known as ring chain tautomerism. लिख लिया तुमने, आगे चलें, है ना, डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन याद रखो अभी के लिए बस। चलो, तो ये तो हो गए छोटे छोटे पॉइंट। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, है ना, जहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका मेन टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल कंटेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज इनॉल कंटेंट क्या मतलब है, देखो आपके पास एक कीटो फॉर्म है ना, कोई भी मीडियम हो टॉटोमराइज करेगा, है ना, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टॉटोमराइज, है ना, कीटोस इनॉल चलता रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है सिस्टम, है ना, आपस में इंटरकनेक्ट होते रहते हैं हमेशा, तो इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा तो कितना परसेंटेज होगा, बता सकते हो आप लोग, तो कीटो फॉर्म कितना होगा, इनॉल फॉर्म कितना होगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा परसेंट होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, ये आप ऐसा तो नहीं होता ना कभी कि 50-50 होता है हमेशा, अब तो आप लोग पढ़ चुके इक्विलिब्रियम, है ना, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन होने का मतलब थोड़ी ना होता है कि 50-50% रहेगा, ऐसा नहीं होता है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है।
ठीक है, अब आपको बस ये बताना है कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, बोलो बताओ कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। तो देखो जनरली है ना, जनरली क्या, मोस्टली कीटो फॉर्म हाँ इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। क्यों होती है, देखो रीजन भी पता है आपको, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी से हमेशा ज्यादा होता है, बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। तो कीटो फॉर्म में तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, जबकि इनॉल में कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड आ गया, तो सीओ बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी होता है बहुत ज्यादा। तो ऑब्वियसली बात है जिसका एनर्जी ज्यादा होगा ऑब्वियसली क्या करेगा, उसको फेवर वही वाली फॉर्म होगी ना, ज्यादा फेवरेबल फॉर्म, है ना, मतलब वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी, और जो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी उसी का अमाउंट ज्यादा रहेगा हमेशा। ठीक है, और इस फॉर्म की बात करो, जैसे वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो सिंपल सा कीटो फॉर्म है ना, इसका जो इनोल कंटेंट होता है ना वो लगभग 0% के लगभग होता है, जीरो नहीं होता है, लगभग टेंडिंग टू जीरो, है ना, मतलब पॉइंटों में कुछ कुछ परसेंट होता है बस केवल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनोल फॉर्म में स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर ही नहीं है, बहुत कम स्टेबल है, तो इक्विलिब्रियम तो है, कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो रहा है, पर जो इनोल का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट ही रहता है हमेशा इनोल का। बताओ बात समझ में नहीं आई, बोलो यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया। तो कीटो फॉर्म थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म होती है। तो इक्विलिब्रियम पे जब आप देखते हो कीटो इनोल टॉटोमेरिक सिस्टम है, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट आपको क्या मिलेगा, कीटो फॉर्म का ही मिलेगा, है ना। इनोल फॉर्म कैसा होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, इतना है ना, रीजन समझ में आ गया। अब कुछ कुछ फैक्टर्स हैं, है ना, अब क्वेश्चन करने हैं आपको तो, है कि नहीं। अब देखो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, इस टॉपिक से। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको कुछ कीटो फॉर्म दे दी जाएंगी, है ना, 2 3 4 सब कीटो दे दिए गए, उसमें से आपको पूछ लिया कि बताओ इनका इनोल कंटेंट का ऑर्डर क्या हो, है कि नहीं। तो उसमें आपको इनोल कंटेंट का ऑर्डर देखना पड़ेगा कि किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, किसका कम होगा। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको एक ही कंपाउंड का कीटो और इनोल फॉर्म दिया जाएगा, जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है, ऐसे सिंपल सा कीटो है उसी का इनोल बना दिया। अब इन दोनों में कंपेयर करने को दिया जाएगा, है ना, कि कीटो फॉर्म ज्यादा होगी या इनोल फॉर्म ज्यादा होगी। तो मोस्ट केस ऑफ द केसेस में कीटो फॉर्म ज्यादा होगी, कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इनोल कंटेंट भी ज्यादा होता है ना, कुछ कंपाउंड्स हैं वो हम देख लेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, वो सीधा याद ये कर लेंगे, तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन करने के लिए क्या है, सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं हम लोग, है ना, कि किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स पे आते हैं, तो देखो सबसे पहला सबसे मेन फैक्टर जो होता है ना, हमेशा याद रखना, वो होता है एसिडिक नेचर। जितना ज्यादा एसिडिक आपका एच होगा, हाइड्रोजन होगा जो ऑसिलेट करता है, उतना ही ज्यादा इनोल कंटेंट बनेगा, है ना। तो यही सबसे मेन पॉइंट है और यही सबसे पहला पॉइंट है, एज एसिडिक नेचर ऑफ माइग्रेटिंग एच, अच्छा माइग्रेटिंग इसको ऑसिलेटिंग एच करते हैं ना, वही पता है आपको, ऑसिलेटिंग एच increases percentage enol content also increases। मतलब जैसे जैसे आपका क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है हाइड्रोजन का, है ना, जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा हाइड्रोजन जो ऑसिलेट कर रहा है ना, जो टॉटोमेरिज्म कर रहा है, तो उतना ही आपका इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा। जैसे सबसे बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैंडर्ड सा एग्जांपल, एसीटोन ले लेते हैं, CH3COCH3, एसीटोन ही है ना। और एक हम लोग ले लेते हैं एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड O OCH3। तो दोनों में देखो CO ग्रुप है, कीटो ग्रुप तो आपको दिखाई दे रहा है दोनों में। बताओ किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, बताओ फर्स्ट का है सेकंड का, बताओ। सॉरी बोल दो जल्दी से, बताओ किसका इनोल कंटेंट। अरे एसिडिक नेचर तो कंपेयर कर सकते हो ना, चलो इस वाले एच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये रहा देखो ये वाला एच, इन हाइड्रोजन में कंपेयर कर रहे हैं, बताओ सब लोगों ने पढ़ा फर्स्ट हुआ में है जीओसी।
हाँ, फर्स्ट वाला ज्यादा एसिडिक है। क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि जब इसका आप कॉन्जुगेट लगाओगे, H हटा के नेगेटिव लगाओगे, तो इसको अनस्टेबल करने के लिए बस एक CH3 का प्लस आई लग रहा है ना, जो इसको अनस्टेबल करेगा। दूसरी तरफ OCH3 का प्लस M लग रहा है, जो कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, वो और ज्यादा अनस्टेबल करेगा। तो आपको पता है ज्यादा एसिडिक कौन सा है? एसीटोन ज्यादा एसिडिक है ना, एस्टर के कंपैरिजन में। तो उसका इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा एस्टर से। बताओ, बात समझ में नहीं आई? तो फर्स्ट का इनोल कंटेंट ज्यादा है सेकंड से। और अभी आपने देखा एसीटोन का इनोल कंटेंट होता है लगभग 0%। समझ आपको, है ना, पॉइंटों में कुछ परसेंटेज में आता है। तो इसका ही खुद टेंडिंग टू 0 हो रहा है एसीटोन का। तो एस्टर का तो समझ ही सकते हो कितना कम इनोल कंटेंट होगा। और इसीलिए हम लोग एस्टर्स में इनोल कंटेंट की बात ही नहीं करते हैं, है ना। कभी सुना आपने अभी तक कहीं भी कि एस्टर में टॉटोमेरिज्म होता है? नहीं होता, मानते ही नहीं हम लोग टॉटोमेरिज्म एस्टर्स में। रीजन आपके सामने देखो, है ना, जिसमें कीटो फॉर्म में जब होता है उसी का जब 0% के लगभग इनोल कंटेंट बन रहा है, तो एस्टर तो भूल ही जाओ। ठीक है ना। तो मेन पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा H, उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा? इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपको सबसे सिंपल काम तो यही कर लेना है बस, केवल इससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, देख लो, चलो आगे चलते हैं और पॉइंट्स की तरफ। लिख लिया सबने? आगे चलें। चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट के लिए आप मुझे क्वेश्चन बताओ। मैं आपको 3 कीटो फॉर्म दे रहा हूँ, है ना। इसमें बताना कि किसका इनोल कंटेंट ज्यादा होगा, है ना, या ऑर्डर क्या होगा इनोल कंटेंट का। तो ये 3 फॉर्म है आपके पास, बताओ बोलो। 3 कीटो फॉर्म है तीनों, इसका इनोल बनेगा इन तीनों का, है ना। टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो किसका इनोल ज्यादा होगा, ऑर्डर क्या होगा इनोल कंटेंट का, बताओ जल्दी से। अरे बोलो जल्दी। देखो, तो इनोल बना लेते हैं। तो फर्स्ट का इनोल बनाओगे तो सिंपल सा इनोल, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। सेकंड का जब इनोल बनाओगे, तो सेकंड में जो इनोल बनेगा, जो डबल बॉन्ड है, इन है, एल्कीन, है ना। इनोल में बताया था कि इनोल की स्टेबिलिटी एल्कीन की स्टेबिलिटी से आती है ना। जितना ज्यादा स्टेबल इन होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। और थर्ड वाले का अगर आप बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा। तो थर्ड वाले में और ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा कि नहीं होगा एल्कीन, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, थर्ड। सेकंड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो सिंपल से पॉइंट में लिख देते हैं इसको कि जितने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ग्रुप होंगे, उतना ही ज्यादा आपका इनोल स्टेबल होगा, और उतना ही ज्यादा बनता जाएगा, उतना ही उसका अमाउंट होगा, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा इनोल, उतना ही ज्यादा बनता जाएगा। ठीक, फर्स्ट वाले में तो कोई फैक्टर है नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो 0% के लगभग रहता है। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या है, सेकंड सेकंड पॉइंट है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ग्रुप in enol increases percentage enol content। ठीक है। तो जितने ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग ग्रुप होंगे इनोल में, उतना ही ज्यादा इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा।
ठीक है। और फिनॉल तो आप लोग जानते ही हो, फिनॉल का तो आपको पता है हमेशा फिनॉल लगभग 100% इसी इनॉल फॉर्म में ही रहता है ना, 100% नहीं, टेंडिंग टू 100%, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, थर्ड पॉइंट, सर अगर थर्ड पॉइंट, कीटोन पर्सन अगर कीटोन पर्सन पूछा तो फर्स्ट वाला आएगा क्या फिर? हाँ, और क्या, कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले भी रहेगा फिर, है ना, एक ही बात है, इनॉल ज्यादा होगा तो उसका कीटो कम होगा, है कि नहीं। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन इसी साल आपके मेंस में भी आया है ना, मेंस के पेपर आप लोग देख होंगे अभी जो पेपर हुए हैं, है ना, मार्च सेशन वाले, तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, थर्ड पॉइंट है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, है ना, इन इनॉल स्टेबलाइजेज इट, है ना, अगर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनॉल में तो उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, और स्टेबलाइज करने का काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनॉल कंटेंट को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, है ना। जैसे सिंपल सा मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, एक कंपाउंड है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, और इधर है एसीटोन, इन दोनों में आपको कंपेयर करना है ना। तो एसीटोन का तो आपको पता है कि एसीटोन का जब मैं इनॉल बनाऊंगा तो एसीटोन का इनॉल तो सिंपल सा बन जाएगा, इन और ऑल बन गया, देखो किसी भी साइड से बना लो, इसमें कोई भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है ना, ना तो ज्यादा एसिडिक नेचर है ना ही कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह है, तो इसका इनॉल कंटेंट वही पॉइंट में रहता है ना, लगभग 0% के लगभग मान लेते थे हम इसको। फर्स्ट वाले की बात करोगे तो इसका इनॉल कंटेंट देखो, इसका इनॉल बनाते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, अच्छा किस वाले कार्बन से बनेगा ये तो पता है ना आपको, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप याद है सबको, ये रहा बीच वाला CH2 ग्रुप एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, यही एसिडिक होता है, तो यही टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका जब आप इनॉल बनाओगे तो कैसा बनेगा, तो देखो कार्बन डबल बॉन्डेड CH, ये वाला इनॉल बनेगा, है ना, और यहाँ पे CO और CH3 ऑलरेडी है, और ये जो इनॉल बन जाएगा, है ना, तो इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, इसके संग इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, तो देखो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है कि नहीं है ना, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, स्टेबलाइज करने का काम करता है, तो इसका किसका इनो कंटेंट ज्यादा होगा बताओ, इन दोनों कंपाउंड में एसीटोन का ज्यादा होगा या फिर इस फर्स्ट वाले का, फर्स्ट इसका का ज्यादा हो जाएगा इनो कंटेंट, है ना, उसमें स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। अच्छा चलो गैस करके बताओ इसका कितना इनोल कंटेंट होना है, कितना इनोल परसेंटेज होना चाहिए फर्स्ट वाले का जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, बोलो 100 कितना, नहीं इसका होता है केवल 8%, सोचो आप लोग कि इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है ना, बहुत ज्यादा एसिडिक H भी है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो एसिडिक H भी है, इतने सब फैक्टर होने के बाद भी इसका इनोल परसेंटेज केवल 8% है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी कारण के इनोल कीटो को एक्सीड कर जाता है ना, कुछ ही कंपाउंड्स होते हैं जिसमें इनोल का परसेंटेज बहुत हाई होता है, वरना तो मैक्सिमम केसेस में कीटो ही होता है जो हमेशा डोमिनेट करता है ना, और ये जो 8% है ना, वो 8% भी एसिडिक एच की वजह से ज्यादा है बेसिकली, है ना, जो कार्बन का जो ज्यादा एसिडिक नेचर है क्योंकि दोनों तरफ विट्रोइंग ग्रुप अटैच है, तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये इतना ज्यादा हुआ है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है ना, पर इतना स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है कि बहुत ज्यादा इनोल कंटेंट को बढ़ा दे, हाँ वो भी सपोर्ट करता है, वो भी स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, तो जितना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा उतना ज्यादा इनोल कंटेंट बढ़ता जाएगा, है ना, पर ऐसा नहीं होता है कि केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो आप 100% बोल दोगे उसको, ऐसा नहीं होता है ना, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नहीं होता है 100%, बहुत सारे फैक्टर होने चाहिए, बहुत ज्यादा स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, तब जाके वो ज्यादा बढ़ता है इनोल कंटेंट। बोलो बात समझ में नहीं आई, बताओ यहाँ तक किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो बोलो, देख तो जल्दी से।
लिख लिया सबने? बताओ चले। चलो अच्छा, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि आपको कीटो का ही इनोल दिया जाएगा, है ना, और इन दोनों से पूछा जाएगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है। तो मैक्सिमम तो पता है आपको कीटो फॉर्म ही रहता है। कुछ कंपाउंड्स हैं, है ना, या केसेस हैं जिसपे इनोल बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से कंपाउंड्स हैं वो हम लोग तो देख लेते हैं जल्दी से। तो सेकंड आता है फैक्टर्स which make enol dominating over keto, है ना। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें इनोल भी डोमिनेट कर जाता है कीटो को, कौन कौन से हैं? तो देखो जल्दी से देखते हैं। पहले तो फर्स्ट तो ये है कि कुछ स्पेशल कंपाउंड्स ही है ना। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स है, फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव इनोल कंटेंट मोर देन कीटो। कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? वही एक्टिव मिथाइलिन वाले कंपाउंड्स ही हैं, है ना। कैसे? जैसे जिसमें एल्डिहाइड एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों तरफ CH2 के, तो इसका इनोल कंटेंट ज्यादा होता है ना। या फिर आपका क्या है, कीटो ग्रुप है, कीटोन है दोनों CH2 की तरफ, इसका इनोल कंटेंट ज्यादा होता है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि एक तरफ एल्डिहाइड CH2 और एक तरफ कीटो ग्रुप है। तो इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड हो दोनों, एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन हो, या दोनों तरफ कीटोन हो। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका इनोल कंटेंट क्या होता है, कीटो को भी डोमिनेट कर जाता है, कीटो से भी ज्यादा हो जाता है ना। और इन टाइप के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं आपको पता है? एक्टिव मिथाइलिन कंटेनिंग कंपाउंड बोला जाता है, क्योंकि ये जो CH2 है बीच में जो CH2 दिख रहा है वो एसिडिक ज्यादा होता है। तो एसिडिक नेचर की वजह से क्या होता है, इसका इनोल कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के एग्जाम्पल हैं, ये आपको सब पता होने चाहिए। जैसे मैं आपको दे रहा हूँ PH डबल बॉन्ड O CH2CO PH, तो देख सकते हो, देखो बीच वाला कार्बन एसिडिक है, वहां से टॉटोमराइज कर सकता है ना। अच्छा, इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन ही लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना, आंसर बताना आप लोग। तो लिख लो जल्दी, साथ के साथ में लिखते जाओ। तो ये सब कंपाउंड्स है ना, इन सब का इनोल कंटेंट बताओ। चलो क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर बता दो चलो आप लोग, बोलो क्या ऑर्डर आना चाहिए, किस पर डिपेंड करेगा? एसिडिक नेचर डिपेंड करेगा। तो आपको क्या बताना है, एसिडिक नेचर ही तो बताना है कि कौन कितना ज्यादा एसिडिक है। जितना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा कार्बन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, उतना ही ज्यादा उसका इनोल कंटेंट होता जाएगा। और लास्ट के 3 में तो आप लोगों ने क्वेश्चन किया भी हुआ है, 2 बार क्वेश्चन किया आपने। एक तो एनएन की स्टेबिलिटी में क्वेश्चन किया है, दूसरा आपको जब मैंने एसिडिक नेचर कंपेयर कराया था तब भी ये वाला क्वेश्चन कराया था, याद है? सिर्फ क्वेश्चन कराए थे आपको। तो क्या होगा बताओ, इन तीनों में से बता दो, बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बताओ। ये जो CH2 ग्रुप है इन तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक वाला कौन सा है, बोलो जल्दी से। अरे बोलो जल्दी। फर्स्ट वन। हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों तरफ H है ना, और H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है। जैसे जैसे CH3 ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। वही डोनेटिंग वाले ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। तो अगर मैं इनोल कंटेंट की बात करूं तो देखो ये मैंने पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है एक्चुअली में, है ना। चलो मैं इनकी वैल्यू भी बता देता हूँ आप लोगों को सबकी, ठीक है। मतलब यहाँ से ये टॉटोमराइज करने वाला ये H है जो एसिडिक वाला है, और यहाँ से टॉटोमराइज करेगा। पहली बात, कितना कितना इनोल कंटेंट होता है आपको याद नहीं रखनी है वैल्यू, बिल्कुल भी कोई नहीं पूछेगा आपसे वैल्यू परसेंटेज में, है ना। पर ऑर्डर आपको पता होना चाहिए ना, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट का 99% इनोल कंटेंट होता है, सेकंड में 92% के लगभग इनोल कंटेंट इसका इनोल बन जाता है, थर्ड में 84% होता है। और जैसे जैसे एसिडिक नेचर कम होता जाएगा वैसे वैसे इनोल कंटेंट भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो देखो देख सकते हो, जैसे जैसे एसिडिक नेचर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इनोल कंटेंट भी कम होता जा रहा है।
है ना। तो ये कंपाउंड्स हैं जिनका इनॉल क्या होता है, कीटो को डोमिनेट कर जाता है। देख सकते हो आप लोग 50% से ज्यादा इनॉल कंटेंट है इनका, तो कीटो को डोमिनेट कर पा रहा है ना। रीजंस क्या क्या है, तो एक तो एसिडिक नेचर है, ये एसिडिक नेचर है मेन फैक्टर तो, और सपोर्टिंग फैक्टर के तौर पे क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। जब इनका आप इनॉल बनाओगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा उसमें, वो भी एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। तो सारे फैक्टर्स मिला के इनका इनॉल कंटेंट इतना होता है। बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। लिख लिया सबने? अच्छा, फर्स्ट वाले का इनोल कंटेंट इतना ज्यादा क्यों है? देखो, इसका आप इनोल बना के देख लो। इसका जब आप इनोल बनाओगे तो देखो कैसा बनेगा, देखो ध्यान से देखना। तो इसका बनेगा आपका कार्बन OH डबल बॉन्ड CH, इससे बनेगा ना। तो देखो, एक तो क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसिडिक H है ना, उन सब की वैसी इनोल है। ऊपर से जब इसका इनोल बनेगा तो देखो फुल कॉन्जुगेशन है, पीएच मतलब बेंजीन रिंग है ना, तो इस बेंजीन रिंग से लेके इस बेंजीन रिंग तक देखो फुल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखो पूरा पूरा कॉन्जुगेशन है ना। तो बहुत ज्यादा स्टेबल इनोल बनता है, इसलिए देखो 99% के लगभग इनोल कंटेंट बना हुआ है इसका, है ना। ये रीजन है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, एसिडिक नेचर भी है, फुल कॉन्जुगेटेड भी बना हुआ है, तो पूरा तो स्टेबलाइजिंग फैक्टर है सबके सब, तो 99% के लगभग हो गया, है ना। तो ये रीजन होता है। समझ में आ गई बात? चलो, टाइम हो गया वैसे भी आपका, आज के लिए इतना ही बहुत है। थोड़ा सा पोर्शन और बचा हुआ है, हाफ एन आवर के लगभग का बस पोर्शन बचा हुआ सर है ना। हाँ तो सर वो डाइपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ, है ना। चलो, बाकी सब लोग लीव कर सकते हो ना, इतना ही है आज के लिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन बता देता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था वैसे, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है तो इनका डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, ये कहना चाहते हो ना, हाँ सर। है ना। तो देखो, सिंपल एटॉमिक फॉर्म में है ना, तो 0 ही रहता है। जैसे मैं यहाँ पे ClCl लगा दूं, तो देखो ये आपस में एक दूसरे को 180 डिग्री पर कैंसिल आउट करेगा, तो म्यू हमेशा 0 आएगा, है ना। कुछ स्पेशल केस मैंने आपको कहा था कि नोट्स में लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से दिखते हैं। जैसे OH वाला ग्रुप है, तो OH वाले में भी पैरा पोजीशन पर इसका म्यू 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन चलता रहता है। तो जो OH का स्ट्रक्चर है, इसके लोन पेयर होते हैं, तो डायरेक्शन म्यू की ये रहती है। OH है, लोन पेयर है, तो डायरेक्शन म्यू की ये है ना। तो एक दूसरे को कैंसिल कर पाएगा क्या? ये नहीं कर पाएगा। तो इस फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में इसका म्यू का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं, अच्छा ये रोटेट करके ऐसे भी तो जा सकते थे, OH वाले फॉर्म में ऐसे भी जा सकते थे अपोजिट फॉर्म में, तब इसका म्यू कैसा होता है? 0 होता, ठीक है। पर एक बात बताओ, एक फॉर्म में 0 है, दूसरा फॉर्म में नॉन जीरो, तो इसका एवरेज लोगे तो नॉन जीरो ही तो वैल्यू आएगा कुछ, कि नहीं आएगा बताओ? नॉन जीरो आएगा। है ना। तो इसलिए, तो देखो ऐसे जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसका नॉन जीरो म्यू है ना। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, तुम्हारा कार्बोक्सिलेट था जैसे, है ना, जैसे तुमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो C डबल बॉन्ड OH है कि नहीं है? यस सर। है कि नहीं? तो इसका भी वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू भी डिपेंड करता है, इसकी रोटेशन पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल कैसा रहता है? नॉन जीरो टाइप का वैल्यू आता है ना। पर अगर हाँ, इसको आप तो क्या करोगे, इसको H को हटा के आप क्या कर दो, इसको CO माइनस बना दो, तो CO माइनस का तो अब आपको हाइब्रिड बनाना पड़ेगा। कैसा बनेगा? देखो, CO माइनस का हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखे हैं आप लोगों ने, जैसे देखो COO माइनस ऐसा बनेगा ना, इस टाइप से ऐसे हाइब्रिड बनेगा, ऐसा हाइब्रिड बनेगा। तो ये तो कैसा, ये तो इक्विवेलेंट टाइप, आप इसको कितना भी रोटेट करो ये तो ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? ये तो हाँ सेम ही सर। रहेगा, तो इसका म्यू तो कितना आएगा? 0 ही आएगा। इसमें थोड़ी ना रोटेशन की वजह से कुछ चेंज हो रहा है, ये तो देखो एक सेम टाइप का ग्रुप से बन गया, तो ये कैंसिल आउट करेगा आपस में। तो इस तरह से डिपेंड करता है इनके कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, मतलब समझ आई ना उनका बात कैसे? चलना होता है ना सर? क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। सर वो COOH वाला जो एग्जांपल है उसमें हमें एवरेज अज्यूम करना था हाँ ना? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एवरेज आएगा सबका ना। किसी एक फॉर्म में एक इंस्टेंट पे 0 आ रहा है, पर बाकी जगह पे तो नॉन जीरो कुछ कुछ वैल्यू आएगा, तो ओवरऑल तो कुछ नॉन जीरो आंसर ही रहेगा ना उसका। यस सर। ठीक है, ये है आंसर इस तरह से। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ना, पढ़ लेना यहाँ तक, फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और होमवर्क सुनो, अभी कहाँ भाग रहे हो सब लोग, होमवर्क तो सुना ही नहीं सबने। होमवर्क क्या है, GOC मॉड्यूल 2, तो अपना कंप्लीट करने के बाद पोर्शन है ना, हाफ क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी हाफ क्लास में GOC 2 का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1 से, है ना। तो जितना क्वेश्चन हो जाए उतना बनाने की कोशिश करना। अब तक तो सब पूरा हो ही चुका होगा वैसे, है ना, एक वीक से पहले से लगे हुए तुम लोग, तो जितना अपन डिस्कस कर पाएंगे उतना डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।